नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। विदेश से अचानक घर लौटे बेटे ने अपने पिता की देखी ऐसी हालत, तो उसने अपनी पत्नी का किया वो हाल कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। आज रविवार का दिन था। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। राजीव आज 6 महीने बाद घर लौटा था। वह बिल्कुल ही दबे पांव से घर में दाखिल होता है। सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो सभी घर पर ही होंगे, सभी को मैं सरप्राइज कर दूंगा। वह बड़े ही खुशनुमा स्वभाव से चहकते हुए अपने पिताजी को आवाज लगाता है, पिताजी कहाँ हो आप? देखो तो तुम्हारा बेटा राजीव आया है। ये कहते कहते घर के सारे कमरों में दौड़ा जाता है। राजीव कहता है, देखो ना तुम्हारा बेटा घर आया है। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूँ विदेश से। सारे घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, मानो जैसे घर में कोई हो ही ना। राजीव मन में सोचते हुए, आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी है, सभी को घर पर ही होना चाहिए था। अपने आप से बतियाते हुए उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। काफी आवाज लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर राजीव ने घर के सारे कमरे कंगाल डाले। उसकी पत्नी प्रिया भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह धीरे से दबे पांव अपने पिताजी के कमरे की ओर चल देता है। उसके दिल और दिमाग में कई प्रकार के उल्टे ख्याल दौड़ पड़ते हैं। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो। वह कांपते हाथों से अपने पिताजी के कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने पर वह सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वह देखता है कि उसके पिताजी अधमरी हालत में बिस्तर पर बेसुध पड़े हुए हैं और प्रिया उन्हें बुरी तरह से डांट रही है। ये सब देख सुनकर राजीव के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। उसके कान मानो सुन्न हो जाते हैं। पिताजी की ऐसी हालत देख उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या फिर उसकी आंखों का धोखा। एक टूटी सी चारपाई पर पड़े उसके पिताजी करहा रहे थे। वह अपनी ही बुदबुदाई सी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए प्रिया से बार बार पानी मांग रहे थे। लग रहा था मानो उन्हें खाना खाए काफी समय हो गया था। पिताजी के शरीर लकड़ी की तरह सूखे तिनके के समान हो गया था। प्रिया को तो ये पता ही नहीं था कि राजीव चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी ये सब बातें सुन और देख रहा है। ये सब देखकर राजीव की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। वह दौड़ते हुए पिताजी को अपने सीने से लगा लेता है। पिताजी अपनी धुंधली आंखों से अपने बेटे राजीव को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वह राजीव के हाथों का स्पर्श महसूस करते हैं तो पिताजी की आंखें भर आती हैं और वह सुबक सुबक कर रोने लगते हैं। तू आ गया बेटा, राजीव कहते हुए पिताजी रो पड़ते हैं। ये सुनकर राजीव ने अपने पिताजी को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। अपने पिताजी को धीरे से चारपाई पर बिठाते हुए राजीव ने अपने पिताजी से सवाल किया कि पिताजी आपको क्या हुआ है? पिताजी के बिखरे बाल और कपड़ों से आई दुर्गंध से लग रहा था मानो पिताजी को नहाए हुए भी महीना भर हो गया हो। राजीव कहने लगा, पिताजी जब मैं 6 महीने पहले विदेश गया था तो आप बिल्कुल स्वस्थ और खुश मिजाज थे। बीते दिनों में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपकी ऐसी हालत हो गई और आपने फोन करके मुझे बताया भी नहीं? मुझे लगा कि आप स्वस्थ होंगे। राजीव के इतना कहने पर पिताजी का दिल भीतर से फूट फूट कर रोने लगता है और वह कुछ कहने के लिए हिम्मत ही जुटा रहे थे कि अचानक उसकी नजर बहू प्रिया की तरफ गई। बहू ने बीते दिनों में अपने ससुर के मन में
अपना डर ही इतना भर रखा था कि उनकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। प्रिया बड़ी ही पैनी नजरों से अपने ससुर को घूर रही थी और उनसे कुछ ना कहने के लिए इशारा कर रही थी। पिताजी मोहन जी प्रिया को देख कुछ कहते कहते रुक जाते हैं। राजीव फिर से अपने पिता की आंखों से आंसू पोंछते हुए सवाल पूछता है, बताइए ना पिताजी, क्या हुआ आपके साथ? अपने पिता की आवाज सुनकर रिया और रानू, राजीव के बच्चे, दादाजी के कमरे में डरे सहमे से प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी मां प्रिया ने उन्हें अपने ससुर से बात करने और उनके कमरे में ना जाने के लिए सख्त हिदायत दी थी। रिया की उम्र 6 वर्ष थी, रानू की उम्र 8 वर्ष। उन्हें पता था कि उनकी मां प्रिया दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। राजीव को पिताजी से किसी भी प्रकार का उत्तर ना मिलने पर वे अपने बच्चों रिया और रानू से ये प्रश्न दोबारा पूछते हैं। बच्चे अपनी मां से इतनी सहमे हुए थे कि वे राजीव की बातों का जवाब देने में असमर्थ होते हैं, लेकिन छोटी रिया अपनी सहमी आवाज में पिता राजीव के सामने सारी बातें रख देती है, जिसे सुनकर राजीव गुस्से से आंख बबूला हो जाता है, जैसे मानो उसके पांव तले से चबेट खिसक गए हो, और अपने पिताजी को देख फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसकी दुनिया ही मानो उजड़ गई हो। सामने दीवार पर टंगी अपनी मां की तस्वीर को देखकर वे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, मानो जैसे बीते दिनों की यादें उनके सामने ताजा हो गई है। मोहन जी और रवा जी की एक जिला मेरठ के छोटे से गांव में रहती थी। उनका एक बेटा राजीव और एक बेटी सलोनी थी। मोहन जी और रवा जी अपनी गृहस्थी में बहुत ही खुश थे। कुछ समय बीतने के बाद वे अपनी बेटी सलोनी की शादी एक योग्य वर ढूंढकर देते हैं। बेटे राजीव ने भी अभी भी कुछ समय पहले स्कूल की शिक्षा समाप्त की थी। उसने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी और वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना चाहता था। राजीव पिता से कहते हुए, पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना चाहता हूँ। मोहन जी ने कहा, देखो बेटा, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने के लिए शहर में भेज सके। राजीव ने कहा, पर देखिए ना पिताजी, मैंने 12वीं की कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है और मैं जीवन में आगे कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी राजीव की बात को सुनकर मन ही मन मायूस हो जाते हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए राजीव की बात पर हामी भर देते हैं। ये सुनते ही राजीव का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वह शहर जाने की तैयारी में जुट जाता है। मोहन जी पैसों की तंगी के चलते अपने पुश्तैनी जमीन को बेचकर राजीव को रुपये दे देते हैं। अब केवल उनके पास वह मकान ही बचा था जिसमें वह रहते थे। धीरे धीरे समय भी पंख लगाकर उड़ जाता है। राजीव अपनी पढ़ाई पूरी करके एक दिन गांव लौटता है। माता पिता राजीव को यूं अचानक घर पर देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। जैसे ही वह राजीव से नजर हटाते हैं, वह देखते हैं कि राजीव के साथ एक लड़की, जो देखने में बहुत ही मॉडर्न दिख रही थी, राजीव के साथ खड़ी है। मोहन जी और रमा देवी जी राजीव से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। राजीव थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, पिताजी, ये प्रिया है। ये मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है। इससे मैंने 2 महीने पहले ही कोर्ट में विवाह कर लिया है। मोहन जी ये सब सुनकर बहुत चक्के रह गए, मानो उन्हें तो अपने कानों पर भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए माँ रमा देवी और मोहन जी मान जाते हैं और खुशी खुशी प्रिया को अपनी बहू स्वीकार कर लेते हैं। 2 दिन बाद ही राजीव को
काम के सिलसिले में शहर वापस जाना पड़ता है। राजीव अपने माता पिता से अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर मोहन जी उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि बेटा, शहर की आहो हवा हमें रास नहीं आएगी। गांव का साधारण वातावरण ही हमें रास आता है, और यहाँ हमारे सगे संबंधी भी तो हैं। शहर में हमें अकेलापन और सूनापन महसूस होगा। इतने हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हम ही गांव में गुजर बसर कर लेंगे। राजीव को इतना कहने पर भी मोहन जी उसे मना कर देते हैं। अगले दिन राजीव और प्रिया शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। राजीव कभी कभार 2-4 महीने के भीतर गांव माता पिता का हाल चाल पूछने आ जाया करता था, और कभी कभार फोन भी कर लेता था। यूं ही धीरे धीरे 8 से 10 साल गुजर गए। राजीव के घर पहले बेटे ने जन्म लिया और उसके 2 साल बाद एक बेटी ने। राजीव के माता पिता भी कभी कभार 4-5 महीने में शहर उनसे मिलने आ जाया करते थे। प्रिया भी इसी बीच उनकी खूब सेवा करती थी। ये बात प्रिया बखूबी जानती थी कि ये 1-2 दिन से ऊपर नहीं रहेंगे। एक दिन मोहन जी का राजीव के पास फोन आता है कि बेटा, हृदय गति रुकने के कारण तुमने माँ का देहांत हो गया है, जल्दी ही गांव आ जाओ। राजीव ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत प्रिया और अपने बच्चों के साथ गांव पहुंचता है, और कुछ दिन बीतने के बाद अपने पिता मोहन जी से आग्रह करता है कि पिताजी, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। अब आप यहाँ किसके सहारे रहेंगे? मोहन जी के पास गांव में रहने का कोई कारण भी तो नहीं बचा था, और वह राजीव के कहने पर शहर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। ये सुनकर प्रिया की छाती पर तो जैसे सांप लूट जाता है, फिर भी वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबके सामने अच्छी बहू बनने का नाटक करती है। घर आने के बाद कभी प्रिया मोहन जी के लिए दलिया बनाती है तो कभी खिचड़ी। राजीव ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि पिताजी की खूब सेवा हो रही है, और वह निश्चित हो जाता है। यूं ही दिन गुजर जाते हैं, और एक दिन राजीव प्रिया से कहता है कि मुझे कंपनी ने विदेश में एक प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया है, और मुझे कुछ काम के लिए विदेश में जाना होगा। मोहन जी ये सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, पर राजीव कहता है कि पिताजी, प्रिया की तो आपकी बेटी जैसी है। अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। ये सब कहकर राजीव कुछ समय बाद विदेश के लिए रवाना हो जाता है। राजीव के जाते ही प्रिया की तो मानो तेवर ही बदल जाती हैं। वह मोहन जी से कहती है, ए बुड्ढे, बहुत हो गई तेरी सेवा। अभी तो तेरे हाथ पांव सलामत है, क्या पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है? तुझे क्या आटे दाल का भाव पता है ही या नहीं? तुझे पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, और घर में कमाने वाला सिर्फ एक आदमी है। वह घर के नौकरों की छुट्टी कर देती है, और मोहन जी से भी धीरे धीरे करके घर का सारा काम कराने लगती है। बच्चों को वह स्कूल से लाने से लेकर घर के बर्तन मजवाने तक सारा काम मोहन जी को ही करना होता था। कभी कभार बीच में राजीव का फोन आता तो राजीव पिताजी से पूछता है, आप ठीक है ना? प्रिया आपकी सेवा करती है कि नहीं? मोहन जी हल्के से मुस्कुराते हुए राजीव की बातों का उत्तर देते हैं, हाँ बेटा, प्रिया बेटी तेरे पिता की सम्मान खूब सेवा करती है। वे राजीव को खुश करने के लिए ऐसा कहते हैं ताकि राजीव विदेश में होते हुए अपने पिताजी की किसी प्रकार की चिंता ना करे, और वह चाहते थे कि उनकी वजह से उनके घर में किसी प्रकार का भी झगड़ा ना हो। प्रिया तो मोहन जी को सुबह घर का सारा काम
नौकरों की तरह समझाकर अपनी किटी पार्टियों में चली जाती थी। यदि उसे शाम को पूरा काम नहीं हुआ मिलता था तो वह मोहन जी के ऊपर खूब चिल्लाती और खाना भी नहीं देती थी। ये अब प्रिया का रोज का ही काम हो चुका था और ये होते हुए मासूम रिया और रानू देखते रहते थे। अब समय के साथ साथ मोहन जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। समय बीतने के साथ अब उनका शरीर उनके साथ नहीं दे पा रहा था। कमजोरी के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा। अब प्रिया को मोहन जी घर में एक बेकार सामान की भांति लगते थे। मोहन जी को धमकाते हुए, पिताजी आप क्या पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, और ऊपर से आपकी दवाइयों से तो मैं परेशान आ चुकी हूँ। इससे अच्छा है आप मर क्यों नहीं जाते। ये कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और मोहन जी अपनी पत्नी रमा देवी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखें सजल हो जाती है और वे कहते हैं कि देख रही हो रमा, बेटे बहू तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना सुख दे रहे हैं। इससे अच्छा होता भगवान तुम्हारी जगह मुझे उठा लेता। तुम तो अपना पीछा छुड़ाकर चली गई। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। समय बीतता जाता है और मोहन जी के दिन ऐसे ही कट रहे थे। प्रिया रोज सुबह शाम उन्हें ताना मारती और खरी कोटी सुनाती। एक दिन प्रिया मोहन जी के कमरे में जाती है और उन्हें बुरी तरह से धमका रही होती है। तभी घर में राजीव की एंट्री होती है। प्रिया इन सब बातों से अनजान थी, मोहन जी पर दहाड़ रही थी। राजीव ने अपनी मरी हुई मां की तस्वीर पर हाथ रखकर ये वचन दिया था कि वह अपने पिता को कभी भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और अचानक से राजीव अपनी यादों के कोने से बाहर आ जाता है और अपनी मां की तस्वीर को देख अपने आप में हिन महसूस करता है और कहता है कि मां, मैं आपको दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया। मैं कैसा नालायक बेटा हूं जो अपने बूढ़े पिता की देखभाल नहीं कर पाया। ये सब कहते कहते राजीव की आंखें फिर से सजल हो जाती हैं और बीते उस समय को याद करता है जब उसकी मां रमा देवी राजीव की मना करने के बावजूद भी उसे प्यार से खाना खिलाती थी। और आज वह अपने पिता को 2 वक्त की सुख से रोटी भी नहीं दे पाया। वह अपने आप को कोस रहा था कि उसकी नज़र एकदम से प्रिया पर जा टिकती है और वह प्रिया से बिना कोई सवाल किए उस पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। प्रिया एकदम से सन्न सी खड़ी रहती है। उसके पास राजीव के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। राजीव कहता है कि यह मुझसे पहले मेरे माता पिता का घर है और बाद में हमारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की? ये सब कुछ उनके बेटे की कमाई का है ना, कि तुम अपने घर से लाई हो, और ना ही तुम्हारा कमाया हुआ है। मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए अब कोई स्थान नहीं है। तुम अपना सामान बांध लो और निकलो मेरे घर से। मुझे ऐसी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरे परिवार, मेरे पिता का सम्मान ही ना करे और ना ही उन्हें सुख से 2 वक्त की रोटी दे सके। प्रिया ये सुनते ही राजीव के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, राजीव मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कोई भी तकलीफ हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजीव। राजीव कहता है कि अगर माफी मांगनी है तो पिताजी से मांगो, जिसकी तुमने नौकर से भी बदतर हालत कर दी है। हर माता पिता अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखता है। वह सोचता है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी बनकर उनका सहारा बनेंगे, लेकिन तुम जैसी औरतें
अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती। इतना सुनकर मोहन जी कहते हैं, बस बेटा, अब उसे माफ भी कर दो। गलती भी इंसानों से ही होती है और ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। ये शब्द सुनकर प्रिया अपने मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है और राजीव से कहती है, राजीव और पिताजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आप दोनों से एक वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आप दोनों को तकलीफ हो। राजीव अपने पिता के कहने पर प्रिया को माफ कर देते हैं। अब राजीव और उसका परिवार और पिताजी हंसी खुशी रहने लगते हैं और प्रिया ने समय के बीतने के साथ साथ अपने आप में सुधार कर लिया था। तो दोस्तों, माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है और क्योंकि भगवान हमें सुख भी देते हैं और दुख भी, लेकिन हमारे माता पिता ही केवल ऐसे होते हैं जो हमें सुख देते हैं। भगवान हर जगह पर नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है, तो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।